उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव रामपुरा की सुबह हमेशा की तरह पक्षियों की चहचहाट और बैलों की घंटियों की आवाज से शुरू होती थी। गांव छोटा था, लेकिन वहां रहने वाले लोगों के सपने बहुत बड़े थे। उन्हीं सपनों में एक सपना था 24 साल के वैभव का। साधारण सा पहनावा, चेहरे पर सादगी, आंखों में आत्मविश्वास और दिल में अपने पिता का अधूरा सपना पूरा करने की जिद। गांव के लोग कहते थे कि अगर किस्मत ने साथ दिया तो ये लड़का एक दिन बहुत बड़ा अफसर बनेगा, क्योंकि उसने बचपन से ही हर परीक्षा में पहला स्थान हासिल किया था। लेकिन किस्मत ने उसके साथ बहुत बड़ा खेल खेला। जिस साल उसने इंटरमीडिएट की परीक्षा में पूरे जिले में नाम रोशन किया, उसी साल उसके पिता रघुनाथ की अचानक हार्ट अटैक से मौत हो गई। उस दिन के बाद वैभव की जिंदगी बदल गई। घर में बूढ़ी मां कमला देवी थी और छोटी बहन राधिका, जो अभी 12वीं में पढ़ रही थी। पिता के जाने के बाद घर की सारी जिम्मेदारी वैभव के कंधों पर आ गई। कई लोगों ने कहा कि अब पढ़ाई छोड़ दे, कोई छोटी मोटी नौकरी कर ले, लेकिन वैभव ने उसी दिन अपने पिता की तस्वीर के सामने हाथ जोड़कर कहा था, बाबूजी, मैं आपका सपना अधूरा नहीं रहने दूंगा। चाहे मुझे दिन में मजदूरी करनी पड़े और रात में पढ़ाई, लेकिन एक दिन मैं जरूर अफसर बनूंगा। उस दिन से उसकी असली लड़ाई शुरू हुई। सुबह सूरज निकलने से पहले वो खेतों में मजदूरी करता, कभी ईंट ढोता, कभी ट्रैक्टर पर बोरी चढ़वाता और दोपहर होते ही गांव की सबसे बड़ी किराने की दुकान पर पहुंच जाता। उस दुकान के मालिक का नाम हरिराम अग्रवाल था। गांव में उनकी बहुत इज्जत थी। वैभव वहां सामान बेचने का काम नहीं करता था, बल्कि दुकान का पूरा हिसाब किताब संभालता था। किस ग्राहक ने कितना उधार लिया, किस व्यापारी को कितना भुगतान करना है, किस सामान की कितनी बिक्री हुई, सब कुछ उसकी छोटी सी कॉपी में इतनी सफाई से लिखा होता कि हरिराम जी खुद कहते, अगर मेरे पास 10 वैभव जैसे लड़के होते तो मैं पूरे जिले में दुकानें खोल देता। वैभव ईमानदार इतना था कि अगर ग्राहक 1 रुपया ज्यादा दे देता तो दौड़कर वापस कराता। गांव के लोग उस पर आंख बंद करके भरोसा करते थे। शाम को दुकान बंद होने के बाद वो गांव की लाइब्रेरी में जाकर देर रात तक पढ़ाई करता। बिजली चली जाती तो लालटेन जलाकर पढ़ता। कई बार भूखे पेट भी पढ़ाई की, लेकिन किताब कभी नहीं छोड़ी। एक दिन हरिराम जी ने उसे बुलाया और बोले, वैभव, आजकल तुम बहुत सोच में रहते हो, बात क्या है? वैभव कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, मालिक, आपने मुझे बेटे की तरह रखा, बहुत कुछ सिखाया, लेकिन अगर मैं यही रह गया तो मेरा सपना कभी पूरा नहीं होगा। मुझे दिल्ली जाना है, वहां जाकर यूपीएससी की तैयारी करनी है, इसलिए मैं ये नौकरी छोड़ना चाहता हूं। हरिराम जी कुछ देर तक उसे देखते रहे, फिर उनके चेहरे पर मुस्कान आ गई। उन्होंने कुर्सी से उठकर वैभव के कंधे पर हाथ रखा और बोले, मुझे दुख नहीं, गर्व हो रहा है कि मेरा लड़का बड़ा सपना देखने की हिम्मत रखता है। तू चिंता मत कर, जब तक मुझे दूसरा लड़का नहीं मिल जाता 2-4 दिन और काम कर दे, उसके बाद मैं खुद तुझे स्टेशन छोड़ने आऊंगा। वैभव की आंखें भर आई। अगले 4 दिनों में हरिराम जी ने नया लड़का रख लिया और जाते समय वैभव को कुछ पैसे देते हुए बोले, इसे मदद मत समझना, इसे अपने बूढ़े बाप का आशीर्वाद समझना। जब बड़ा अफसर बन जाना तब लौटाना। वैभव ने हाथ जोड़ लिए, लेकिन हरिराम जी ने पैसे उसकी जेब में डाल दिए। उसी शाम वो घर पहुंचा। मां कमला देवी पहले से जानती थी कि बेटा दिल्ली जाने वाला है। उन्होंने चूल्हे पर उसकी पसंद की दाल और बाजरे की रोटी बनाई थी। खाना खाते समय तीनों के बीच अजीब सी खामोशी थी। बहन राधिका बार बार आंखें पोंछ रही थी। खाना खत्म होने के बाद मां ने पुराने बक्से से एक छोटा सा कपड़े का थैला निकाला। उसमें कुछ मुड़े तुड़े नोट और सिक्के थे। मां बोली, बेटा, ये मैंने लोगों के घर बर्तन मांजकर और थोड़ा थोड़ा बचा कर रखे थे। ज्यादा नहीं है, लेकिन तेरे काम आ जाएंगे। वैभव ने थैला वापस मां की ओर बढ़ा दिया। नहीं मां, ये पैसे तुम और राधिका के लिए रखो। मां ने उसका हाथ पकड़ लिया और बोली, अगर मां का आशीर्वाद ठुकराएगा तो मुझे बहुत दुख होगा। तू बस इतना याद रखना, चाहे कितनी भी गरीबी आ जाए, कभी अपनी ईमानदारी मत छोड़ना, किसी का हक मत मारना और अपने उसूलों से समझौता मत करना। जिस दिन तू ऐसा करेगा, उस दिन समझना तेरी मां हार गई। वैभव ने मां के पैर पकड़ लिए। अगली सुबह पूरा गांव उसे स्टेशन तक छोड़ने आया। ट्रेन चली तो मां और बहन प्लेटफॉर्म पर खड़ी हाथ हिलाती रहीं और वैभव खिड़की से उन्हें तब तक देखता रहा जब तक वे आंखों से ओझल नहीं हो गई। लगभग 12 घंटे के सफर के बाद वो पहली बार दिल्ली पहुंचा। विशाल स्टेशन, हजारों लोगों की भीड़, भागती दौड़ती जिंदगी देखकर वो कुछ पल के लिए घबरा गया। उसके पास सीमित पैसे थे, इसलिए होटल में रुकना संभव नहीं था। अगले 2 दिन वो लगातार किराए का कमरा ढूंढता रहा।
कोई 10 महीने का एडवांस मांग रहा था, कोई सरकारी पहचान पत्र और किसी बड़े आदमी की सिफारिश। कहीं किराया इतना ज्यादा था कि सुनकर ही उसके होश उड़ जाते। तीसरे दिन सुबह से शाम हो गई, लेकिन उसे रहने की जगह नहीं मिली। थका हुआ वैभव अपना बैग कंधे पर लटकाए एक शांत कॉलोनी से गुजर रहा था। सूरज डूबने लगा था। तभी उसकी नजर सामने से आती एक महिला पर पड़ी। उसके हाथों में सब्जियों और घर के सामान से भरे 2 थैले थे। हल्के नीले रंग का सूती सलवार सूट, चेहरे पर सादगी, मांग सूनी, आंखों में हल्की उदासी, लेकिन व्यक्तित्व में अजीब सा आत्मविश्वास। उम्र करीब 30-32 साल। वैभव कुछ कदम आगे बढ़ा, फिर अचानक रुक गया। उसे लगा जैसे उसने इस चेहरे को पहले कहीं देखा है। महिला भी उसकी तरफ देखने लगी। दोनों कुछ पल तक एक दूसरे को देखते रहे। फिर वैभव धीरे से बोला, नमस्ते शिल्पा दीदी। महिला पहले तो चौंकी, फिर ध्यान से उसका चेहरा देखने लगी। अगले ही पल उसके चेहरे पर पहचान की मुस्कान फैल गई। अरे वैभव, तुम यहां दिल्ली में? वैभव भी मुस्कुरा पड़ा। शिल्पा वही थी जो उसकी बुआ के पड़ोस में रहती थी। जब भी वैभव छुट्टियों में अपनी बुआ के घर जाता था, शिल्पा से मुलाकात हो जाती थी। शिल्पा हमेशा उसे पढ़ाई करने के लिए प्रेरित करती थी और कहती थी कि एक दिन बड़ा अफसर बनना। शिल्पा ने पूछा, कैसे आना हुआ? वैभव ने गहरी सांस लेते हुए कहा, यूपीएससी की तैयारी करने आया हूं, लेकिन 3 दिन से कमरा ढूंढ रहा हूं, कहीं मिल ही नहीं रहा। शिल्पा कुछ पल चुप रही, फिर बोली, चलो मेरे साथ। वैभव ने हैरानी से पूछा, कहां? शिल्पा मुस्कुराई, जहां तुम्हारी समस्या खत्म होगी। दोनों साथ साथ चलने लगे। रास्ते में शिल्पा ने पूछा, घर पर सब कैसे हैं? वैभव का चेहरा उतर गया। उसने धीरे धीरे पिता के निधन, मां की मेहनत और बहन की पढ़ाई के बारे में सब बता दिया। शिल्पा की आंखें भी नम हो गई। कुछ देर बाद उन्होंने भी अपनी कहानी सुनाई। मेरे पति की शादी के 2 साल बाद सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। माँ बाप पहले ही नहीं रहे थे। सास ससुर ने मुझे अपशकुनी कहकर घर से निकाल दिया। तब से मैं दिल्ली में एक स्कूल में पढ़ाती हूं। यही मेरी दुनिया है। वैभव ने उनकी ओर देखा। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि इतनी मुस्कुराकर बात करने वाली महिला के भीतर इतना दर्द छिपा है। थोड़ी देर बाद दोनों एक साफ सुथरी कॉलोनी के 2 कमरे वाले फ्लैट के सामने पहुंचे। शिल्पा ने दरवाजा खोला। अंदर सब कुछ सलीके से रखा हुआ था। उन्होंने एक कमरा खोलते हुए कहा, वैभव, आज से ये कमरा तुम्हारा है। जितने दिन चाहो रहो। किराया जब कमाने लगो तब दे देना। वैभव एकदम चुप हो गया। उसने कमरे की ओर देखा, फिर शिल्पा की ओर। कुछ क्षण बाद उसने सिर झुका लिया और बोला, मुझे माफ कर दीजिए, मैं यहां नहीं रह सकता। शिल्पा ने हैरानी से पूछा, क्यों? वैभव ने धीमी लेकिन साफ आवाज में कहा, आप अकेली हैं, जवान हैं। समाज रिश्ते नहीं देखता, सिर्फ बातें बनाता है। लोग आपके बारे में गलत सोचेंगे और मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। ये सुनते ही शिल्पा का चेहरा बदल गया। उन्हें गुस्सा भी आया और दुख भी। उन्होंने पहली बार तेज आवाज में कहा, मैं तुम्हारी मदद करना चाह रही हूं और तुम्हें लोगों की बातों की ज्यादा चिंता है। वैभव ने शांत स्वर में कहा, मुझे अपनी नहीं, आपकी इज्जत की चिंता है। शिल्पा कुछ पल तक उसे देखती रही। उनका गुस्सा धीरे धीरे शांत हो गया। शायद उन्हें महसूस हुआ कि वैभव की बात में स्वार्थ नहीं बल्कि सम्मान छिपा है। तभी उन्होंने एक ऐसा फैसला लिया जिसने वैभव की पूरी जिंदगी बदल देनी थी। उन्होंने अलमारी खोली, अंदर से एक फाइल निकाली और उसके सामने रखते हुए बोली, अगर तुम्हें यही चिंता है तो कल सुबह मैं तुम्हें पूरे 5 लाख रुपए दूंगी। उन पैसों से तुम एडवांस जमा करोगे, पढ़ाई करोगे और दुनिया को यही लगेगा कि तुम अपने दम पर यहां रह रहे हो। लेकिन याद रखना, यह दान नहीं होगा। जब अफसर बन जाऊं तब लौटा देना। वैभव के हाथ कांप गए। उसे लगा जैसे उसने शायद ठीक से सुना ही नहीं। उसके मुंह से बस इतना निकला, 5 लाख। और शिल्पा ने उसकी आंखों में देखते हुए सिर्फ इतना कहा, हां वैभव, क्योंकि कुछ लोग पैसे से अमीर होते हैं, लेकिन मैं इंसानियत से अमीर बनना चाहती हूं। दोस्तों, अगर आपको कहानी पसंद आ रही है तो मेरा आपसे छोटा सा एक विनम्र निवेदन है कि आप इस वीडियो को एक लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को हाई पॉइंट भी कर दीजिए। रात भर वैभव की आंखों में नींद नहीं आई। वो बार बार यही सोच रहा था कि आखिर कोई इंसान किसी ऐसे लड़के पर इतना बड़ा भरोसा कैसे कर सकता है जिससे उसका सिर्फ पुराना परिचय हो। दूसरी तरफ शिल्पा भी अपने कमरे में जाग रही थी। वो जानती थी कि उसने जो फैसला लिया है वो आसान नहीं है। अगर मोहल्ले में किसी को इसकी भनक लग गई तो लोग तरह तरह की बातें बनाएंगे, लेकिन उसे इस बात की परवाह नहीं थी।
उसे सिर्फ इतना दिखाई दे रहा था कि उसके सामने एक ऐसा लड़का खड़ा है जिसकी आंखों में ईमानदारी है, जिसकी मेहनत उसके शब्दों से कहीं ज्यादा बोलती है, और जो मौका मिलने पर न सिर्फ अपनी बल्कि अपने पूरे परिवार की किस्मत बदल सकता है। सुबह सूरज की पहली किरण खिड़की से कमरे में आई तो वैभव उठकर बाहर आया। उसने देखा कि शिल्पा रसोई में चाय बना रही थी। गैस पर पराठे सिक रहे थे और मेज पर पहले से ही नाश्ता लगा हुआ था। वैभव झिझकते हुए बोला, दीदी, मैं इतना सब नहीं करवा सकता। शिल्पा मुस्कुराकर बोली, जब तक अपने पैरों पर खड़े नहीं हो जाते तब तक ये सब मेरी जिम्मेदारी है। उसके बाद मुझे डांटना। दोनों चुपचाप नाश्ता करने लगे। कुछ देर बाद शिल्पा अपने कमरे में गई और एक नीली फाइल लेकर वापस आई। उसने फाइल मेज पर रखी, फिर अलमारी से एक बैग निकाला। बैग खोलते ही वैभव की आंखें फैल गई। अंदर 500-500 और 2-2 हजार के नोटों की गड्डियां करीने से रखी थी। शिल्पा ने बैग उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा, इसमें पूरे 5 लाख रुपए हैं। वैभव जैसे पत्थर का हो गया। उसने तुरंत बैग पीछे कर दिया और बोला, नहीं, ये मैं नहीं ले सकता। इतना बड़ा एहसान मैं जिंदगी भर नहीं चुका पाऊंगा। शिल्पा ने गंभीर होकर कहा, पहली बात, ये एहसान नहीं है। दूसरी बात, ये दान भी नहीं है। इसे एक भरोसा समझो। और तीसरी बात, ये पैसा तुम्हारे लिए नहीं, तुम्हारे सपने के लिए है। जिस दिन तुम अफसर बन जाओगे उसी दिन मुझे लौटा देना। अगर नहीं लौटाना चाहो तब भी मुझे कोई शिकायत नहीं होगी, क्योंकि मुझे तुम्हारी नीयत पर भरोसा है। वैभव की आंखों से आंसू निकल पड़े। उसने पहली बार किसी गैर इंसान के सामने अपने हाथ जोड़ दिए और बोला, मैं वादा करता हूं कि 1-1 रुपया लौटाऊंगा और आपकी उम्मीद कभी नहीं टूटने दूंगा। शिल्पा ने मुस्कुराकर कहा, मुझे रुपयों की नहीं, तुम्हारी सफलता की जरूरत है। इसके बाद उसने बैग से केवल 50,000 रुपए निकालकर वैभव को दिए और बाकी पैसे वापस अलमारी में रख दिए। वैभव ने हैरानी से पूछा, बाकी पैसे? शिल्पा बोली, बाकी मेरे पास सुरक्षित रहेंगे। जब जरूरत पड़ेगी जितने चाहिए होंगे उतने ले लेना। अगर पूरा पैसा अभी तुम्हारे पास रहेगा तो या तो चोरी का डर रहेगा या फिजूल खर्च होने का। समझदारी इसी में है कि जरूरत के हिसाब से खर्च हो। वैभव ने सिर झुका दिया। उसे महसूस हुआ कि शिल्पा सिर्फ पढ़ी लिखी नहीं बल्कि जिंदगी को बहुत गहराई से समझने वाली महिला है। नाश्ते के बाद शिल्पा उसे अपने साथ लेकर कॉलोनी के एक बुजुर्ग व्यक्ति के घर पहुंची। उनका नाम प्रोफेसर अरविंद मिश्रा था। लगभग 60 साल के अरविंद जी कई वर्षों तक प्रशासनिक सेवा की तैयारी करवाते रहे थे। अब उन्होंने कोचिंग छोड़ दी थी, लेकिन होनहार छात्रों का मार्गदर्शन मुफ्त में करते थे। शिल्पा ने मुस्कुराते हुए कहा, सर, ये वैभव है, बहुत होनहार लड़का है, इसकी जिम्मेदारी अब आपकी। अरविंद जी ने वैभव से लगभग आधे घंटे तक बात की। इतिहास, संविधान, अर्थव्यवस्था और सामान्य ज्ञान के कई सवाल पूछे। वैभव ने ज्यादातर सवालों के जवाब इतनी सहजता से दिए कि बुजुर्ग शिक्षक की आंखों में चमक आ गई। उन्होंने शिल्पा की तरफ देखकर कहा, बेटी, अगर ये लड़का मेहनत करता रहा तो इसे कोई नहीं रोक सकता। इसकी नींव बहुत मजबूत है। वैभव के चेहरे पर महीनों बाद आत्मविश्वास लौट आया। वहां से निकलते समय अरविंद जी ने अपनी कई महंगी किताबें भी उसे दे दी। अगले ही दिन शिल्पा उसे सदर बाजार की एक बड़ी होलसेल दुकान पर लेकर गई। दुकान के मालिक सुरेश गर्ग शिल्पा का बहुत सम्मान करते थे, क्योंकि शिल्पा कई गरीब बच्चों की फीस भरने में उनकी मदद कर चुकी थी। शिल्पा ने वैभव के बारे में विस्तार से बताया। सुरेश जी ने ज्यादा सवाल नहीं पूछे। उन्होंने सिर्फ एक रजिस्टर वैभव के सामने रख दिया और बोले, इसमें पिछले महीने का हिसाब जोड़कर दिखाओ। वैभव ने लगभग 20 मिनट तक रजिस्टर देखा, फिर मुस्कुराकर बोला, सर, यहां 3 जगह हिसाब गलत है। अगर यही हिसाब बैंक में गया तो नुकसान होगा। सुरेश जी ने खुद कैलकुलेटर से जांच की तो सचमुच तीनों गलतियां निकल आई। उन्होंने तुरंत कुर्सी से उठकर वैभव का हाथ पकड़ लिया और बोले, आज से तुम यही काम करोगे। सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक हिसाब किताब संभालना, उसके बाद तुम अपनी पढ़ाई करना। तनख्वाह ज्यादा नहीं है, लेकिन समय पूरा मिलेगा। वैभव के चेहरे पर खुशी लौट आई। उसे वही काम मिल गया जिसमें वो पहले से माहिर था। शाम को जब दोनों वापस लौट रहे थे तो वैभव बार बार शिल्पा का धन्यवाद कर रहा था। शिल्पा हंसते हुए बोली, अगर धन्यवाद बोलना ही है तो एक दिन आयस बनकर बोलना। धीरे धीरे दिन बीतने लगे। सुबह वैभव दुकान पर जाता, दोपहर बाद कोचिंग पहुंचता, फिर प्रोफेसर अरविंद मिश्रा के साथ पढ़ाई करता और रात को देर तक कमरे में बैठकर नोट्स बनाता। कई बार रात के 2-2 बज जाते, लेकिन उसके कमरे की लाइट बंद नहीं होती। जब भी शिल्पा पानी पीने उठती तो देखती कि वैभव अभी भी किताबों में डूबा हुआ है।
वो चुपचाप उसके लिए दूध का गिलास रख जाती और बिना कुछ कहे वापस चली जाती। वैभव भी हर सुबह वो खाली गिलास धोकर रसोई में रख देता। दोनों के बीच सम्मान इतना था कि कभी किसी ने अपनी सीमा पार नहीं की। एक दिन रविवार था। शिल्पा स्कूल से छुट्टी पर थी। उसने देखा कि वैभव लगातार 10 घंटे से पढ़ रहा है। वो उसके कमरे में गई और बोली, चलो आज बाहर चलते हैं। वैभव ने किताब बंद करते हुए पूछा, कहाँ? शिल्पा बोली, इतनी पढ़ाई भी अच्छी नहीं होती, दिमाग को आराम भी चाहिए। दोनों पास के एक बड़े पार्क में गए। वहां बैठकर काफी देर तक बातें करते रहे। पहली बार वैभव खुलकर हंसा। उसने अपने बचपन के किस्से सुनाए, पिता की यादें बताईं और बहन राधिका की शरारतों का जिक्र किया। शिल्पा भी कई महीनों बाद इतनी खुलकर मुस्कुराई थी। लेकिन पार्क के दूसरी तरफ कॉलोनी के ही 2 लोग उन्हें देख रहे थे। उनमें से एक ने दूसरे से कहा, मैं तो पहले ही कह रहा था कि दाल में कुछ काला है। दूसरे ने मोबाइल निकालकर दूर से उनकी तस्वीरें खींच ली। उसी शाम पूरी कॉलोनी में कानाफूसी शुरू हो गई। कोई कह रहा था कि शिल्पा ने किसी जवान लड़के को अपने घर रख लिया है। कोई कह रहा था कि दोनों का रिश्ता सिर्फ किराएदार और मकान मालकिन का नहीं है। धीरे धीरे ये बात शिल्पा के रिश्तेदारों तक भी पहुंच गई। उन्हीं रिश्तेदारों में सबसे चालाक था उसका जेठ महेंद्र, जिसने सालों पहले शिल्पा को घर से निकालते समय एक भी शब्द उसके पक्ष में नहीं बोला था। अब जब उसे पता चला कि शिल्पा दिल्ली में अकेली रहती है और उसके नाम पर गांव की कई बीघा जमीन भी है, तो उसके मन में लालच जाग उठा। उसने अपने छोटे भाई दिनेश से कहा, अगर इस औरत की बदनामी हो गई तो समाज खुद इसे झुका देगा और फिर इसकी जमीन अपने नाम करवाना आसान हो जाएगा। दोनों भाइयों ने उसी दिन दिल्ली जाने की योजना बना ली। उन्हें नहीं पता था कि जिस लड़के को वे एक साधारण किराएदार समझ रहे हैं, वही कुछ वर्षों बाद उनकी पूरी दुनिया बदलने वाला थासमय धीरे धीरे आगे बढ़ता गया। देखते ही देखते दिल्ली आए वैभव को लगभग 1 साल पूरा होने वाला था। अब उसकी दिनचर्या इतनी अनुशासित हो चुकी थी कि कॉलोनी के लोग भी हैरान रह जाते। सुबह 5 बजे उठना, योग करना, अखबार पढ़ना, 6 बजे से 8 बजे तक पढ़ाई, फिर दुकान पर हिसाब किताब संभालना, दोपहर में कोचिंग, शाम को प्रोफेसर अरविंद मिश्रा के साथ उत्तर लेखन की प्रैक्टिस और रात में देर तक किताबों के बीच खो जाना। उसकी जिंदगी में अब सिर्फ एक ही लक्ष्य था, आईएएस बनना। उधर शिल्पा भी अपने स्कूल में बच्चों को पूरे मन से पढ़ाती थी। स्कूल के बच्चे उन्हें बहुत पसंद करते थे, क्योंकि वो सिर्फ किताबें नहीं पढ़ाती थी, बल्कि जीवन जीने का तरीका भी सिखाती थी। लेकिन जितनी इज्जत उन्हें स्कूल में मिलती थी, उतनी ही नफरत कुछ लोग उनके लिए अपने मन में पाल चुके थे। कॉलोनी में फैल रही अफवाहें अब धीरे धीरे जहरीला रूप लेने लगी थी। कई महिलाएं शिल्पा को देखकर धीरे धीरे बातें करने लगती। कुछ लोग वैभव को देखकर मुस्कुराते और ताने मारते, लेकिन दोनों ने तय कर लिया था कि वे अपना रास्ता नहीं बदलेंगे। एक शाम वैभव दुकान से लौट रहा था, तभी रास्ते में 2 युवक उसके सामने आकर खड़े हो गए। उनमें से एक बोला, बहुत मजे हैं तुम्हारे, मुफ्त में रहने की जगह भी मिल गई और खाना भी। दूसरा जोर जोर से हंसने लगा। वैभव ने उनकी बात का कोई जवाब नहीं दिया और चुपचाप आगे बढ़ गया। उसके संस्कार उसे बेवजह बहस करना नहीं सिखाते थे। लेकिन उसी समय ये पूरी घटना दूर खड़ी शिल्पा ने देख ली। घर पहुंचने के बाद उन्होंने पूछा, उन्होंने क्या कहा था? वैभव मुस्कुराकर बोला, कुछ नहीं, ऐसे ही मजाक कर रहे थे। शिल्पा समझ गई कि वो सच छिपा रहा है। उस रात पहली बार शिल्पा की आंखों से आंसू निकल आए। उन्हें अपने लिए नहीं, बल्कि वैभव के लिए दुख हो रहा था। वो सोचने लगी कि कहीं उनकी वजह से इस लड़के का भविष्य खराब न हो जाए। अगले दिन रविवार था। वैभव अपने कमरे में पढ़ रहा था, तभी शिल्पा उसके सामने आकर बैठ गई। उन्होंने धीरे से कहा, अगर तुम्हें लगता है कि मेरी वजह से तुम्हें परेशानी हो रही है तो मैं ये फ्लैट छोड़ देती हूं। वैभव ने तुरंत किताब बंद कर दी और बोला, दीदी, ऐसी बात दोबारा मत कहिए। आपने मुझे सहारा दिया है, मैं आपको अकेला कैसे छोड़ सकता हूं? लोग तो भगवान पर भी सवाल उठाते हैं, हम तो फिर भी इंसान हैं। यह सुनकर शिल्पा के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। उन्हें महसूस हुआ कि उन्होंने जिस इंसान पर भरोसा किया था वो सचमुच भरोसे के लायक है। कुछ ही दिनों बाद यूपीएससी प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम आया। वैभव ने कांपते हाथों से वेबसाइट खोली। जैसे ही उसने अपना रोल नंबर देखा, उसकी आंखें चमक उठीं। वो प्रीलिम्स पास कर चुका था। खुशी के मारे वो दौड़ता हुआ स्कूल पहुंचा, जहां शिल्पा पढ़ा रही थी। स्कूल की छुट्टी होने का इंतजार किया और जैसे ही शिल्पा बाहर निकली, उसने दूर से ही मुस्कुराकर कहा, दीदी, हो गया। शिल्पा पहले कुछ समझ नहीं पाई, फिर
जब वैभव ने रिजल्ट दिखाया तो उनकी आंखें खुशी से भर आई। उन्होंने भगवान का धन्यवाद किया और बोली, मुझे पता था तुम कर दिखाओगे। उसी शाम दोनों ने पास की मिठाई की दुकान से आधा किलो लड्डू खरीदे। सबसे पहले प्रोफेसर अरविंद मिश्रा के घर गए, फिर सुरेश गर्ग की दुकान पर, और उसके बाद वैभव ने गांव फोन करके मां और बहन को यह खुशखबरी दी। कमला देवी की आवाज भर्रा गई। उन्होंने कहा, बेटा, तेरे बाबूजी आज जहां भी होंगे बहुत खुश होंगे। लेकिन ये खुशी ज्यादा दिन टिक नहीं सकी। असली परीक्षा अभी बाकी थी। अब मुख्य परीक्षा की तैयारी शुरू हुई। पढ़ाई पहले से कहीं ज्यादा कठिन थी। हर दिन नए विषय, लंबे उत्तर, घंटों की लिखाई और लगातार मानसिक दबाव। वैभव पूरी मेहनत कर रहा था, लेकिन कई बार उसे लगता कि शायद वो इतना बड़ा सिलेबस पूरा नहीं कर पाएगा। तब शिल्पा उसे हिम्मत देती। कभी उसके लिए चाय बनाती, कभी उसके नोट्स व्यवस्थित कर देती, और कभी देर रात तक उसके साथ बैठकर सिर्फ इसलिए जागती रहती ताकि उसे अकेलापन महसूस न हो। उधर महेंद्र और दिनेश भी चुप नहीं बैठे थे। दोनों दिल्ली पहुंचे और कॉलोनी में लोगों से मिलना शुरू कर दिया। उन्होंने बड़ी चालाकी से अफवाहें फैलानी शुरू की कि शिल्पा का चरित्र ठीक नहीं है और वो एक जवान लड़के के साथ रहती है। कुछ लोगों ने उनकी बातों पर विश्वास भी कर लिया। एक दिन तो महेंद्र सीधे स्कूल पहुंच गया। उसने प्रधानाचार्य से कहा, आपके स्कूल में पढ़ाने वाली शिक्षिका का चरित्र ठीक नहीं है। प्रधानाचार्य ने उसकी बात ध्यान से सुनी और फिर शांत स्वर में बोले, मैं शिल्पा मैडम को पिछले 8 साल से जानता हूं। अगर आपके पास कोई सबूत है तो दिखाइए, वरना मेरे स्कूल से बाहर जाइए। महेंद्र वहां से अपमानित होकर लौट गया, लेकिन उसके मन में बदले की आग और बढ़ गई। उसने फैसला कर लिया कि अब वो शिल्पा को हर हाल में बदनाम करेगा। कुछ ही हफ्तों बाद मुख्य परीक्षा का समय आ गया। वैभव पूरे आत्मविश्वास के साथ परीक्षा देने गया। उसने हर पेपर पूरी ईमानदारी से लिखा। परीक्षा खत्म होने के बाद उसे लगा कि इस बार सब अच्छा हुआ है, लेकिन जब परिणाम आया तो उसकी दुनिया जैसे रुक गई। वो मुख्य परीक्षा में कुछ अंकों से असफल हो गया था। कंप्यूटर स्क्रीन पर नॉट क्वालिफाइड लिखा देखकर उसके हाथ कांपने लगे। उसकी आंखों के सामने मां का चेहरा, बहन का भविष्य, शिल्पा का भरोसा और अपने पिता का सपना घूमने लगा। वो बिना किसी से कुछ कहे घंटों दिल्ली की सड़कों पर चलता रहा। रात देर से घर लौटा तो शिल्पा दरवाजे पर उसका इंतजार कर रही थी। उन्होंने बिना कुछ पूछे उसके चेहरे को देखा और सब समझ गई। वैभव अंदर गया, अपने कमरे में बैठा और पहली बार फूट फूट कर रो पड़ा। उसने कहा, मैं हार गया दीदी, मैं सबकी उम्मीदों पर खरा नहीं उतर सका। आपने मेरे लिए इतना कुछ किया और मैं आपको सिर्फ असफलता दे पाया। शिल्पा उसके सामने कुर्सी पर बैठ गई। उन्होंने बहुत शांत आवाज में कहा, वैभव, आज अगर तुम्हारे बाबूजी होते तो क्या कहते? क्या वो कहते कि एक बार हार गए हो तो सब खत्म? नहीं, वो यही कहते कि फिर से उठो। याद रखो, असफलता ये नहीं बताती कि तुम कमजोर हो। असफलता सिर्फ ये बताती है कि तुम्हें अभी थोड़ा और मजबूत बनना है। वैभव चुपचाप उनकी बातें सुनता रहा। अगले दिन सुबह उसने एक फैसला लिया। उसने अपना बैग निकाला और कपड़े रखने लगा। शिल्पा ने पूछा, ये क्या कर रहे हो? वैभव ने नजरें झुकाकर कहा, मैं यहां से जा रहा हूं। मेरी वजह से आपकी बदनामी हो रही है। लोग आपके बारे में गलत बातें कर रहे हैं। अगर मैं यहां नहीं रहूंगा तो सब ठीक हो जाएगा। शिल्पा कुछ पल तक उसे देखती रही। फिर पहली बार उनकी आवाज ऊंची हो गई, तो क्या यही सीखा है तुमने? मुश्किल आई और भागने लगे? अगर आज तुम चले गए तो लोग यही कहेंगे कि उन्होंने जो कहा था वही सच था। तुम्हारे जाने से मेरी इज्जत नहीं बचेगी, बल्कि झूठ जीत जाएगा। वैभव रुक गया। शिल्पा आगे बोली, तुम्हारा यहां रहना किसी एहसान की वजह से नहीं, बल्कि तुम्हारी मेहनत की वजह से है। तुम किराया देते हो, नौकरी करते हो, पढ़ाई करते हो। किसी का हक नहीं है कि तुम्हारे चरित्र या मेरे सम्मान पर उंगली उठाए। अगर हम सच में साफ हैं, तो हमें किसी से डरने की जरूरत नहीं। वैभव की आंखों से फिर आंसू निकल आए, लेकिन इस बार उनमें निराशा नहीं, नई ताकत थी। उसने धीरे से अपना बैग वापस अलमारी में रख दिया और बोला, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। अब अगली बार सिर्फ रिजल्ट लेकर ही इस कमरे से बाहर निकलूंगा। शिल्पा मुस्कुरा दी, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि उसी समय फ्लैट के बाहर खड़ा महेंद्र उनकी सारी बातें सुन चुका था। उसके चेहरे पर एक खतरनाक मुस्कान थी। उसने मोबाइल निकाला और किसी को फोन करके सिर्फ इतना कहा, अब दूसरा खेल शुरू होगा। ऐसा खेल कि न लड़का पढ़ पाएगा और न ये औरत सिर उठाकर जी पाएगी। महेंद्र के चेहरे पर आई वो खतरनाक मुस्कान किसी बड़े तूफान का संकेत थी। अगले ही दिन उसने अपने छोटे भाई दिनेश और गांव के एक पुराने लेखपाल से मुलाकात की।
तीनों ने मिलकर ऐसा जाल बुनना शुरू किया जिसमें शिल्पा को कानूनी और सामाजिक दोनों तरह से फंसाया जा सके। उधर वैभव इन सब बातों से पूरी तरह अनजान था। उसने अपनी पिछली असफलता को अपनी सबसे बड़ी ताकत बना लिया था। अब वो पहले से भी ज्यादा मेहनत कर रहा था। उसने अपने पूरे कमरे की दीवारों पर संविधान के अनुच्छेद, महत्वपूर्ण तिथियां, आर्थिक आंकड़े और नक्शे चिपका दिए थे। सुबह 4 बजे उठना अब उसकी आदत बन चुकी थी। कई बार शिल्पा रात को सोते समय उसे पढ़ते हुए देखती और सुबह उठती तो वो फिर किताबों के सामने बैठा मिलता। वो समझ चुकी थी कि ये लड़का अब अपने सपने से पीछे हटने वाला नहीं है। उन्होंने भी अपनी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ी। स्कूल की नौकरी के बाद वो सीधे घर आती, वैभव के लिए खाना बनाती, उसकी पढ़ाई का माहौल शांत रखें, इसलिए टीवी तक नहीं चलाती। अगर वैभव किसी विषय में उलझ जाता तो वो प्रोफेसर अरविंद मिश्रा से बात करके उसकी शंका दूर करवाती। धीरे धीरे 1 साल और बीत गया। फिर वो दिन आया जिसका वैभव को इंतजार था। उसने दोबारा यूपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा दी। इस बार पहले से कहीं बेहतर अंकों से पास हुआ। मुख्य परीक्षा भी शानदार गई। अब सबसे कठिन चरण यानी इंटरव्यू बाकी था। इंटरव्यू से 1 दिन पहले वैभव बेहद घबराया हुआ था। शिल्पा ने उसके सामने 1 कप चाय रखी और बोली, याद रखो, इंटरव्यू में सिर्फ ज्ञान नहीं देखा जाता, इंसान देखा जाता है। और मुझे पूरा विश्वास है कि तुम जितने अच्छे इंसान हो उतने ही अच्छे अधिकारी भी बनोगे। अगले दिन वैभव इंटरव्यू देने पहुंचा। बोर्ड के सदस्यों ने उससे कई कठिन सवाल पूछे। एक सदस्य ने पूछा, अगर आपको जीवन में सबसे बड़ा सहयोग किसी रिश्तेदार ने नहीं बल्कि एक गैर रिश्तेदार महिला ने दिया हो तो आप उसे क्या मानेंगे? वैभव कुछ पल मुस्कुराया और बोला, सर, रिश्ते खून से नहीं, विश्वास से बनते हैं। जिसने कठिन समय में साथ दिया वही अपना होता है। बोर्ड के सभी सदस्य उसकी बात सुनकर प्रभावित हो गए। इंटरव्यू खत्म हुआ तो वैभव के मन में एक अलग ही आत्मविश्वास था। कुछ महीने बाद परिणाम घोषित होने वाला था। उस दिन सुबह से ही उसके हाथ कांप रहे थे। उसने वेबसाइट खोली, रोल नंबर डाला और जैसे ही स्क्रीन पर अपना नाम देखा, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने अखिल भारतीय स्तर पर शानदार रैंक हासिल की थी। उसका चयन भारतीय प्रशासनिक सेवा यानी आईएएस के लिए हो चुका था। वो कुछ सेकंड तक स्क्रीन को देखता ही रह गया। फिर सबसे पहले उसने गांव में अपनी मां कमला देवी को फोन लगाया। फोन उठाते ही मां बोली, क्या हुआ बेटा? वैभव रोते हुए बोला, मां, आपका बेटा कलेक्टर बनने जा रहा है। उधर से सिर्फ रोने की आवाज आई। कमला देवी खुशी के मारे कुछ बोल ही नहीं पा रही थी। बहन राधिका ने फोन लेकर कहा, भैया, आज बाबूजी का सपना पूरा हो गया। पूरा गांव खुशी से झूम उठा। हरिराम जी ने दुकान पर मिठाई बंटवाई। प्रोफेसर अरविंद मिश्रा की आंखों में गर्व के आंसू थे। सुरेश गर्ग ने पूरे स्टाफ को छुट्टी देकर जश्न मनाया। लेकिन वैभव के मन में एक ही बात थी। वो दौड़ता हुआ स्कूल पहुंचा। उस समय स्कूल की छुट्टी हो रही थी। बच्चे बाहर निकल रहे थे। शिल्पा भी स्टाफ रूम से बाहर आ रही थी। जैसे ही उनकी नजर वैभव पर पड़ी, उन्होंने उसके चेहरे की चमक देखकर सब समझ लिया। वैभव कुछ नहीं बोला। वो तेजी से उनके पास आया और भावनाओं में बहकर उन्हें कसकर गले लगा लिया। वर्षों का संघर्ष, दर्द, मेहनत और विश्वास उस एक पल में जैसे आंसू बनकर बह निकला। शिल्पा भी खुद को रोक नहीं पाई। उनकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। उन्होंने सिर्फ इतना कहा, मुझे पता था तुम जरूर जीतोगे। तभी आसपास मौजूद कुछ शिक्षकों और बच्चों ने तालियां बजानी शुरू कर दी। वैभव को अचानक एहसास हुआ कि वो भावनाओं में बह गया है। वो तुरंत पीछे हट गया और शर्मिंदा होकर बोला, माफ कीजिए दीदी, मैं खुद को रोक नहीं पाया। शिल्पा मुस्कुराई और बोली, आज माफी नहीं, सिर्फ खुशी मनाओ। अगले कुछ दिन सम्मान समारोह में बीत गए। हर जगह वैभव की चर्चा थी। समाचार पत्रों में उसकी तस्वीर छपी। लोगों ने उसकी संघर्ष भरी कहानी पढ़ी। लेकिन उसने किसी मंच पर शिल्पा का नाम नहीं लिया, क्योंकि वो जानता था कि कुछ लोग फिर उनकी जिंदगी में जहर घोलने की कोशिश करेंगे। उसने सिर्फ इतना कहा कि उसकी सफलता के पीछे उसकी मां, उसके गुरु और कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने बिना किसी स्वार्थ के उसका साथ दिया। कुछ ही दिनों बाद मसूरी में प्रशिक्षण के लिए उसका बुलावा आ गया। जाने से पहले वो शिल्पा से मिलने पहुंचा। शिल्पा ने उसके बैग में चुपचाप एक डायरी रख दी और बोली, जब भी मुश्किल फैसला लेना, इसमें लिखी पहली लाइन पढ़ लेना। ट्रेन चलने लगी तो दोनों एक दूसरे को देखते रहे। न किसी ने अपने मन की बात कही, न किसी ने भविष्य के बारे में कुछ पूछा। दोनों जानते थे कि अभी उनकी मंजिल अलग अलग है। वैभव प्रशिक्षण के लिए चला गया। मसूरी की कठिन ट्रेनिंग,
नई जिम्मेदारियां और नए अनुभवों के बीच भी उसे जब जब समय मिलता वो शिल्पा की दी हुई डायरी खोलता। पहले पन्ने पर सिर्फ एक वाक्य लिखा था, ईमानदार इंसान कभी अकेला नहीं हारता, भगवान उसके साथ चलता है। यही वाक्य हर कठिन दिन उसे नई ताकत देता रहा। लगभग 2 साल बाद प्रशिक्षण पूरा हुआ। वैभव अब एक युवा आईएएस अधिकारी बन चुका था। पहली पोस्टिंग मिलने से पहले उसने तय किया कि सबसे पहले वह दिल्ली जाकर शिल्पा से मिलेगा। वो उसी कॉलोनी में पहुंचा जहां कभी एक थका हुआ गरीब लड़का कमरा ढूंढते हुए आया था। लेकिन जैसे ही उसने फ्लैट का दरवाजा खटखटाया, दरवाजा किसी अनजान व्यक्ति ने खोला। वैभव ने पूछा, शिल्पा जी कहां है? सामने वाले व्यक्ति ने कहा, वो तो करीब 1.5 साल पहले ये फ्लैट छोड़कर चली गई। वैभव का दिल जैसे धड़कना भूल गया। उसने घबराकर पूछा, कहां गई? उस आदमी ने कहा, सुना है अपने गांव चली गई। यहां कुछ लोग उन्हें बहुत परेशान कर रहे थे, रोज बदनाम करते थे, झूठे आरोप लगाते थे। आखिर एक दिन उन्होंने नौकरी छोड़ दी और हमेशा के लिए चली गई। ये सुनते ही वैभव के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने तुरंत स्कूल जाकर जानकारी ली। वहां पता चला कि शिल्पा ने इस्तीफा देते समय सिर्फ इतना कहा था कि अब उन्हें अपने गांव की कुछ पुरानी जिम्मेदारियां निभानी है। किसी को उनका नया पता भी ठीक से नहीं मालूम था। वैभव उस खाली फ्लैट के सामने काफी देर तक खड़ा रहा। उसकी आंखों के सामने वो दिन घूम गया जब पहली बार शिल्पा ने उसे यही कमरा दिखाया था, जब पहली बार उसे 5 लाख रुपए देकर उसके सपनों पर भरोसा किया था, और जब हर असफलता में उसे संभाला था। उसने उसी पल मन ही मन